गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स की सेकंड टाइप। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था क्रोमो इंडिकेटर्स या फिर क्रोमो एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर दैट आर ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स। कि क्या हर इंडिकेटर सिर्फ अपने कलर को चेंज करके ही बताता है कि ये कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, फिर साल्ट है? ऐसा नहीं है। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कलर को चेंज ना करके अपनी स्मेल को चेंज करके ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। तो हम ऐसे ही इंडिकेटर की आज बात करने जा रहे हैं जो कि होगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो मैं लिखता हूं ओल्फैक्टरी एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है स्मेल से। तो इसी वजह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होंगे या दोज इंडिकेटर्स विच इंडिकेट that a substance is acid या फिर बेस और साल्ट by changing their smell तो ऐसे इंडिकेटर्स जो किसी भी सब्सटेंस को बताते हैं कि ये एसिड है, बेस है, फिर साल्ट है, कि किसी भी सब्सटेंस की को कैटेगराइज करते हैं वो एसिड, बेस, साल्ट में। बट मेथड क्या है? बाय चेंजिंग देयर स्मेल। तो जो स्मेल वर्ड होता है इसी का रिलेशन होता है ओल्फैक्टरी वर्ड से। ओल्फैक्टरी रिलेटेड टू स्मेल। तो अपनी स्मेल को चेंज करके जो ये बताए कि ये सब्सटेंस एसिड है, बेस है, फिर साल्ट है, उसको हम कहेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जाम्पल है एक तो ओनियन एंड सेकंड वन इज वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये केमिकल होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो दो एग्जांपल्स हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, ओनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट, जो हमारे को अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं और नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बट हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए एक बार। ओके, फोकस सही है आपका? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो अब बात करते हैं हम कि जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं लाइक वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड ओनियन, ये कैसे बताते हैं? तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट इज ओनियन। तो ओनियन क्या करता है? देखिए ओनियन क्या करता है, ओनियन को अगर हम बेस के अंदर रखें और ओनियन के ऊपर अगर हम एसिड डालें तो क्या होता है? ओनियन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा? डिस्ट्रॉय इट्स स्मेल। एंड ओनियन एसिड के अंदर है, retains its smell। तो जो ओनियन है वो बेसिक के अंदर अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मींस बेसिक जो सॉल्यूशन है वो ओनियन की जो स्मेल होती है, आपको सभी को पता है कि ओनियन के अंदर से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है हमारे को, जिससे हमारे को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ओनियन है। तो उस स्मेल को बेसिक सॉल्यूशन क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय। और अगर ओनियन के ऊपर एसिड डालें तो स्मेल रिटेन्स रहती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इट मीन्स अगर हमने ऑनियन के ऊपर कोई सॉल्यूशन डाला, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन डाला था, हमारे को नहीं पता है बेसिक बेस या फिर एसिड है, तो अगर इसको हमने मान लिया एक्स, हमने ऑनियन के ऊपर एक्स को डाला और ऑनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय होगी, तो एक्स क्या होगा? एक्स विल बी बेस। और हमने मान लीजिए कि वाई को हमने ऑनियन के ऊपर डाला था, तो वाई के डालने से ऑनियन की जो स्मेल है वो रिटेन रहती है, स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो वाई विल बी एसिड। तो मैं इनसे
ओनियन एसिड और बेस को कैसे डिसाइड करता है, अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय या फिर अपनी स्मेल को रिटेन करके। अगर ओनियन की स्मेल किसी सॉल्यूशन को उसके ऊपर डालने पर रिटेन रहती है तो वो क्या होगा, एसिड, और अगर उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो क्या होगा, बेस। ठीक है, तो इस तरह से ओनियन डिसाइड करता है वेदर ए गिवन सब्सटेंस एक्स और वाई इज एसिड और ए बेस। तो आई होप कैसे ओनियन एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है आपको समझ आया है। तो चलिए नोट कीजिए, और जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है ये आपको विजिबल भी है, जी विजिबल है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो था ओनियन का। अब दूसरा एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल इज वेनिला एक्सट्रैक्ट, केमिकल होता है एक। तो चलिए सेकंड एग्जांपल इज वेनिला एक्सट्रैक्ट। सिंपली क्या होता है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्यों है, बिकॉज इट टेल्स अस दैट वेदर अ सब्सटेंस गिवन टू अस इज एसिड, बेस और साल्ट बाय जस्ट चेंजिंग देयर स्मेल। तो अब वेनिला के अंदर अगर वेनिला के ऊपर हमने मान लीजिए कोई सब्सटेंस एक्स को डाला, ठीक है, तो वेनिला ने जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वेनिला एक्सट्रैक्ट के अंदर से एक प्लीजेंट स्मेल आती है, जिससे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जिससे इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उस स्मेल से पहचान लिया जाता है कि वेनिला एक्सट्रैक्ट है, तो प्लीजेंट स्मेल होती है। तो प्लीजेंट स्मेल वेनिला एक्सट्रैक्ट एक्स के डालने पर अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वेनिला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय इट्स स्मेल। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वेनिला एक्सट्रैक्ट के ऊपर हमने एक्स ही डाला, हम एक्स ही मान लेते हैं दोनों बार, तो एक्स ही डाला, या फिर अब की बार मान लेते हैं वाई डाला। ठीक है, तो वाई के डालने पर इसकी जो स्मेल है वो रिटेन रही, रिटेन्स इट्स स्मेल। तो वेनिला के ऊपर हमने एक्स डाला तो वेनिला की जो स्मेल थी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय। तो वेनिला के ऊपर हमने वाई डाला तो उसकी जो स्मेल थी वो क्या रही, रिटेन्स। तो अब अगर डिस्ट्रॉय होती है तो एक्स विल बी बेसिक। तो हमने वेनिला के ऊपर जो सब्सटेंस एक्स जो सॉल्यूशन अप्लाई किया था वो क्या होगा, एक्स, और एक्स क्या होगा, बेसिक। और अगर वाई के डालने से इसकी स्मेल रिटेन रहती है तो वाई विल बी एसिड, देन वाई विल बी एसिड। तो सिमिलरली जैसे ओनियन का बिहेवियर था वैसा ही बिहेवियर है, वेनिला भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, वेनिला एसिड सॉल्यूशन के अंदर अपनी स्मेल को रिटेन रखता है। तो ये थे दो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, दोनों के दोनों ने क्या किया है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय किया है, एसिड सॉल्यूशन के अंदर अपनी स्मेल को रिटेन किया है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर पाएंगे। और साल्ट के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर देखिए साल्ट कभी भी कोई चेंज नहीं करता। हमने कल भी बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े थे, तो उन सभी इंडिकेटर्स के अंदर साल्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था किसी भी इंडिकेटर पे। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम फंडा है कि साल्ट इसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तो उसकी स्मेल को रिटेन करेगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है साल्ट का। तो ये थे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आई होप आपको क्लियर है। जैसे इनको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि मान लीजिए हमने ओनियन लिया और ओनियन को एक ऐसे क्लॉथ के अंदर उसको फोल्ड कर दिया, या मान लीजिए ओनियन को उस क्लॉथ से रैप कर दिया कि हमने ओनियन ले रखा था और कोई क्लॉथ लिया, उस क्लॉथ के ऊपर हमने बेसिक सॉल्यूशन या साबुन हमने उसके ऊपर लगा रखा था। तो जो क्लॉथ है वो कैसा बना रखा था, बेसिक। साबुन के अंदर क्या होता, सोप के अंदर क्या होता, बेस। तो हमने एक बेसिक सॉल्यूशन उस क्लॉथ के अंदर लगाया और उस क्लॉथ को ओनियन के ऊपर रैप कर दिया। तो हम कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ओनियन से अब स्मेल नहीं आती है। अभी अच्छी एक्टिविटी है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आपको ट्राई करना है, आपको क्या करना है, सिंपली एक ओनियन लेना, सभी के घर पे होता है, और साथ में क्या करना है, एक क्लॉथ के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन आप लगा लीजिए, साबुन लगा लीजिए उसके ऊपर, और फिर ओनियन के ऊपर उसको रैप कर दीजिए और उसको कुछ देर तक रखा रहने दीजिए, कंसीडर कीजिए 3 और 4 आवर्स। उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या ओनियन से स्मेल आती है, या आती है तो कम आती है, या जितना पहले आ रही थी उतना आती है। ठीक है, तो आपको स्मेल को चेक करना है और फिर कमेंट करके बताना है कि स्मेल गई या नहीं गई। हो सकता है मैंने आपको गलत बता दिया हो, है ना। ट्रस्ट मी, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा। तो आपको ये चेक करना है और फिर कमेंट के अंदर आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। ओके, तो चलिए अब हमने इंडिकेटर्स को पढ़ लिया है कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, वो और व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स।
What are different types of indicators? Means chromo indicators and olfactory indicators. Chromo indicators indicate that whether a substance given to us is acid, base or salt by changing their color, and olfactory indicators decide whether a substance is acid, base or salt by changing their smell, by retaining or destroying their smell. olfactory indicators बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो अब हम चैप्टर को, जितना भी आगे वाला चैप्टर है ये, उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसिड्स। दैट इज एसिड्स, ठीक है। तो व्हाट आर एसिड्स? व्हाट आर एसिड्स? तो एसिड्स क्या होते हैं? आपने 7th स्टैंडर्ड की साइंस के अंदर 4th और 5th चैप्टर होता है एनसीईआरटी के अंदर, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो थोड़ा बहुत कुछ लिटिल बिट आप वहां पे पढ़ के जरूर आए हैं कि व्हाट आर एसिड्स। तो आपने पढ़ा होगा कि एसिड्स क्या होते हैं। तो देखिए एसिड्स, जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर जो चीजें पढ़ी हैं वो मैं लिख देता हूं। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, ये आपने पढ़ा है कि ऐसे सब्सटेंसेज जिनका जो टेस्ट है वो कैसा हो, श्योर। श्योर मीन्स खट्टा, श्योर मीन्स खट्टा। जैसे आप लेमन जूस पीते हो या फिर ऑरेंज जूस पीते हो या फिर अनराइप मैंगोज खाते हो, तो उन वो सभी आपको टेस्ट में कैसे लगते हैं, श्योर, खट्टे होते हैं वो, है ना। आपकी जो दांतों के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है ना खट्टास की, तो श्योर, जो उनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर। तो वो ये अपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट। उसके बाद आपने और क्या पढ़ा होगा एसिड के बारे में? और एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दिस टर्न, या हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी ये पढ़ लिया है, दिस टर्न ब्लू या फिर पर्पल, पर्पल लिटमस टू रेड, लिटमस टू रेड, कि ये ब्लू या फिर पर्पल लिटमस जो होता है उसको कैसा कन्वर्ट कर देते हैं, रेड। कि हमने मान लीजिए ब्लू या फिर पर्पल लिटमस लिया, पर्पल क्या लिया, लिटमस, और उसके ऊपर हमने डाल दिया एसिड, उसके ऊपर हमने डाल दिया एसिड। तो ब्लू और पर्पल लिटमस पे एसिड डालने पर उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड। तो अब जो लिटमस बनेगा वो कैसा बनेगा, रेड लिटमस। तो एसिड से ब्लू या फिर पर्पल लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड लिटमस। ये चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी 7th स्टैंडर्ड के अंदर। अब ये तो कुछ बातें हैं, है ना। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच आर श्योर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू और पर्पल लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स, आर कॉल्ड एसिड्स। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे HCl है, जैसे H2SO4 है, जैसे कार्बोनिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे एसिड्स मैं आपको बता सकता हूं। तो अगर आपसे कोई बेसिकली पूछे कि व्हाट आर एसिड्स, तो आप बता सकते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू और पर्पल लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स। जैसे एग्जांपल के लिए, अब हो सकता है आपसे एग्जांपल पूछ ले, तो HCl, H2SO4, कार्बोनिक एसिड एटसेट्रा, लॉट ऑफ एसिड्स वी आर नोन टू अस। तो ये बहुत सारे एसिड्स के मैंने एग्जांपल लिखे। तो बेसिक डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, बट ये तो 7th स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो अब नया क्या है ना, तो अब नया पढ़ने के लिए तो हम 10th के अंदर आए हैं। तो हम इसको आगे डिटेल के अंदर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को स्टार्ट। ओके, चलिए, नोट हो गया है, वेरी गुड। तो अब पढ़ते हैं हम फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये भी 2 प्रॉपर्टीज थी एसिड की, बट ये लोअर क्लासेस के अंदर आप पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखा था, या फिर मैंने इनको प्रॉपर्टीज में इंक्लूड नहीं किया है, बट प्रॉपर्टीज तो है ये। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड्स प्रोड्यूस H positive ions, H positive
एक्वस, H पॉजिटिव एक्वस आयन इन वाटर, कि जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जो एसिड है वो H पॉजिटिव एक्वस आयन बनाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने वाटर को फिल किया H2O, उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया एसिड, दैट इज HCl, कोई भी एसिड हमने डाल दिया HCl। तो ये HCl है, ये अंदर जाके डिसोसिएट होगा या फिर आयनाइज होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। किस में डिसोसिएट हो जाएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जो H पॉजिटिव है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। बोलिए क्या है यहाँ पे? बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर हमने ले रखा है ये, तो बहुत सारे क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो अब ये जो H पॉजिटिव एसिड ने बनाया है, तो H पॉजिटिव और ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है H पॉजिटिव एंड किसी भी एक वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके ये बनाता है H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और इसी को हम कहते हैं H पॉजिटिव एक्वस आयन, H पॉजिटिव एक्वस आयन। मीन्स क्या है H पॉजिटिव एक्वस आयन? H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, एक्वस मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल, कि H पॉजिटिव प्लस वाटर, H पॉजिटिव प्लस वाटर बिकम्स H पॉजिटिव एक्वस, या फिर उसको लिख दो H3O पॉजिटिव। देखिए 2 यहाँ था, एक H यहाँ था, तो 3H पॉजिटिव चार्ज साथ में O, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो सारे जो एसिड्स हैं वो वाटर के अंदर जाके ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपने छोटी क्लासेज के अंदर नहीं पढ़ के आए हैं, कि एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव एक्वस आयन इन ए वाटर। कैसे बनाते हैं? कि जैसे ही एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे, एसिड आयनाइज होगा, आयनाइज होके मतलब चार्जेस आएंगे, आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव बनाएगा Cl नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बना देगा H3O पॉजिटिव आयन, तो हाइड्रोनियम आयन, या फिर बोलो H पॉजिटिव एक्वस आयन। आई होप क्लियर है। ये हाइड्रोनियम आयन एंड H पॉजिटिव एक्वस आर सेम थिंग्स, दैट इज H3O पॉजिटिव। ओके, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, या फिर हाइड्रोनियम आयन लिखो, नो प्रॉब्लम। तो ये चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एसिड वाटर के अंदर जाके बनाता है H पॉजिटिव आयन। तो चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए अब जो H पॉजिटिव आयन बना है, तो इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो एक बहुत ही अच्छी टर्म आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। आपने 9th के अंदर पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स होता है amount of solute, amount of a solute in particular amount of solution, amount of a solution, या फिर solvent, या फिर solvent, इसी को कहते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 9th के अंदर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपके केमिस्ट्री टीचर ने आपको पढ़ाया है तो। बट हो सकता है थ्योरेटिकली आपको बताया हो, अगर नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी हमारे लिए यूजफुल है ये, अभी आगे इसका यूज हमारे को करना होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन की बजाय सॉल्वेंट, कि एक सॉल्वेंट की पर्टिकुलर अमाउंट ले ली। मान लीजिए हमने 1 लीटर सॉल्वेंट मान लिया, अब उस 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व्ड है उसको मेजर करना क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या फिर सॉल्वेंट की बजाय हम अमाउंट किसकी ले सकते हैं? सॉल्यूशन की। जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना डाल रखा है, वो क्या होती है हमारे पास? कंसंट्रेशन। एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए 10 ग्राम ऑफ NaCl इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि NaCl जो क्या है कि सोल्यूट। अच्छा, सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं आपको पता है? सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में हो। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट दैट इज सोल्यूट, एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, इन मोर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज सोलवेंट। तो आपको आई होप आपको क्लियर है कि जो सॉल्यूशन है दो चीजों से मिलकर बनता है, सोलवेंट एंड सोल्यूट। सोल्यूट कौन होता है? जो कम अमाउंट में है। सोलवेंट कौन होता है? जो ज्यादा अमाउंट में है। सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की एक पर्टिकुलर अमाउंट हमने मान ली 100 ग्राम, उसके अंदर सोल्यूट NaCl कितना है? 10 ग्राम। तो सोल्यूट की अमाउंट को सॉल्यूशन की पर्टिकुलर अमाउंट में मेजर करना ही क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। आई होप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपको क्लियर है? ओके, बोलिए क्लियर है? वेरी गुड, तो क्लियर है आपको। तो अब देखते हैं कि ये मैंने आपको क्यों बताया है, कंसंट्रेशन मैंने आपको क्यों पढ़ाया। आई होप आपने नोट कर लिया है। वेरी गुड, चलिए तो अब कंसंट्रेशन क्या होता है मैंने आपको बताया। तो अब एसिड की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं हम कैसे? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स हैं वो वाटर के अंदर जाके क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयंस। तो अब वी मेजर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन, H पॉजिटिव एक्वस आयन in acidic solution in terms of concentration, in terms of a concentration of H positive aqueous ion, in terms of concentration of H positive aqueous ion। तो एसिड के अंदर कितने H पॉजिटिव हैं उसकी अमाउंट को मेजर करने के लिए हम किस टर्म का यूज करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन। ओके, कि H पॉजिटिव एक्वस आयन की कंसंट्रेशन क्या है किसके अंदर? एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व किया। अब वाटर के अंदर डिसोल्व करने के बाद कितने H पॉजिटिव बने, तो उसको मेजर करना क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और उसको हम मेजर करते हैं measured by pH वैल्यू। मेजर्ड बाई pH वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर्ड बाई pH वैल्यू कि जो एसिड्स हैं, एसिड्स क्यों होते हैं? व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? दैट दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, कि वाटर के अंदर जाके H पॉजिटिव एक्वस आयन बनाएंगे। और H पॉजिटिव एक्वस आयन को मेजर करना किस मेथड से मेजर करते हैं? कि उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाए। अब कंसंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाए? पीएच को मेजर करके। मींस पीएच को मेजर करना, मैं कहूं कि एसिड सॉल्यूशन है, जो एसिड्स हैं उनकी जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 होती है। लेस देन, अभी आगे बताएंगे हम सारी चीजें, तो आप बस अभी वरी मत कीजिए आप। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि पीएच क्या है। अभी मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि पीएच को मेजर करना, क्या मेजर करना है? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। कि सॉल्यूशन क्या है? मींस मैं एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की अमाउंट को कैसे मेजर करूंगा? उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करके। और उसकी कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करूंगा? पीएच वैल्यू को मेजर करके। पीएच वैल्यू को मेजर करके। तो चलिए पीएच क्या, अब इसको पढ़ते हैं, तो नोट कीजिए तब तक। ये सारी चीजें 10th के अंदर कम ही बताई जाती हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो एसिड बेस वाला चैप्टर होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के अंदर आता है, जो कि चैप्टर होता है 7th चैप्टर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच वैल्यू? क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एसिड्स की वो यही है कि एसिड्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। तो व्हाट इज पीएच वैल्यू? तो हम लिखते हैं पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू क्या? देखिए, पीएच के अंदर एक तो वर्ड है पी, ये वर्ड होता है पोटेंज,
ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंस को, जो कैसा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है, जर्मन, जिसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है पावर, मीनिंग होता है पावर। तो P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, दैट इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स, उसका जो इंग्लिश के अंदर मीनिंग वो क्या है, पावर। एंड H स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं CONC डॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए H पॉजिटिव एक्वस आयन। तो पीएच के अंदर दो लेटर्स हैं, स्मॉल p एंड कैपिटल H। देखिए लिखने का तरीका भी देखिए, स्मॉल p है, कैपिटल H। ऑलवेज आप ऐसे नहीं लिखेंगे पीएच को, आप पीएच को ऐसे नहीं लिखेंगे, या फिर आप पीएच को ऐसे भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये दोनों ही मेथड रॉन्ग है। पीएच को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल p एंड कैपिटल H। ओके, तो ये होता है पीएच। पीएच मीन्स क्या है, P फॉर पोटेंज, जर्मन वर्ड है, मीन्स पावर। H फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन, कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन जो कंसंट्रेशन, उसकी पावर क्या है, कि उसकी कंसंट्रेशन कम है या फिर ज्यादा है, उस कंसंट्रेशन की पावर क्या है। ये मतलब होता है पीएच को मेजर करने का। तो पीएच मेजर करना मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की पावर को मेजर करना, ये होती है पीएच वैल्यू। तो अब मैथमेटिकली इसको अगर हम कहें तो पीएच वैल्यू इक्वल होती है किसके, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन कंसंट्रेशन। देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट +1 का है। ये चीजें 10th के अंदर हम नहीं बताते, बट फिर भी कभी कभी आपके एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर से कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहां पे आपको पीएच का ये कंसेप्ट भी शायद आपको जरूरत पड़ जाए। कभी कभी क्वेश्चन पुट कर लेते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को आप लर्न कीजिए, क्योंकि अभी आपको लोग क्या होता है ये नहीं पता है। 11th के मैथ के अंदर आप पढ़ोगे कि लोग क्या होता है, क्यों लेते हैं। बस अब इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कंसंट्रेशन को। तो अगर मैंने मान लीजिए n के ऊपर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो इट मींस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ n। यहां पे क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन। तो ये मतलब होता है पीएच वैल्यू का, कि पीएच को मेजर करना क्या है, पीएच को मेजर करना है कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन से कितने हैं, अमाउंट क्या है, और अमाउंट को मेजर करना क्या है, कंसंट्रेशन। तो पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, या फिर मैथमेटिकली कहिए माइनस लॉग H पॉजिटिव एक्वस। अब और थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन X था, ठीक है, वो कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके, और उसकी जो पीएच वैल्यू है, उसकी जो पीएच वैल्यू वो कितनी है, 4 मान लीजिए, पीएच वैल्यू कितनी है, 4। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन है एक्वस, इसकी देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, तो मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है, 10 रेज टू पावर माइनस पीएच, पीएच कितनी है, 4। तो अब ये कितने प्रेजेंट हैं, 10 रेज टू पावर -4 इतने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो पीएच को मेजर करने का मतलब हमने हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसको मेजर किया, तो ये मतलब होता है पीएच वैल्यू का। देखिए ये कंसेप्ट मैं पहले बता रहा हूं, ये कंसेप्ट 11th का है। अगर समझ आता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर समझ नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉग्स और एंटी लॉग को पता कीजिए पहले 11th स्टैंडर्ड के मैथ के अंदर, उसके बाद हम पढ़ते हैं पीएच के कंसेप्ट को 11th केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अगर समझ आता तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th का कंसेप्ट है, अभी नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर से मैं बताता हूं कि पीएच को मेजर करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करना, कि हाइड्रोजन आयन कितने अमाउंट में, 10⁻⁻⁴ अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये थी पीएच, नोट कीजिए। वेरी गुड, ओके। तो देखिए आपके एग्जाम्स के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है पीएच से, तो बस यही पूछेगा, मतलब एडवांस से एडवांस लेवल आपके एग्जाम के अंदर क्या हो सकता है, मैं वो आपको बता रहा हूं।
तो देखिए पीएच जैसे कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन x है, कोई सॉल्यूशन y है। x सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हमारे को दे रखी है 3 और y सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हमारे को दे रखी है 5। तो अब आपसे पूछता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव एक्वस आयन की कंसंट्रेशन, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट किसको दिखाती है, कंसंट्रेशन क्या है ये पूछेगा। अब यहाँ पे भी पूछ सकता है कि इसके अंदर H पॉजिटिव एक्वस आयन की कंसंट्रेशन क्या है। तो पीएच देके आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ सकता है वो। तो अगर ये पूछता है तो आपको क्या करना, बस आपको क्या करना है कि H पॉजिटिव एक्वस आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू, पहले आप 10 बेस मान लीजिए, 10 क्या मान लेना आपने, बेस। फिर 10 की पावर बनानी है, किस में बनानी है, माइनस में। फिर दोनों जगह माइनस लगा दीजिए, बोलिए क्लियर है, दोनों जगह माइनस लगा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, पीएच वैल्यू। उसके बाद आपको लिखनी होती है पीएच वैल्यू। बोलिए समझ आता है क्या करना है आपको। कंसंट्रेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको 10 लिख के उसकी पावर माइनस में, उसकी पावर माइनस में, फिर लिखनी है पीएच, फिर लिखनी है आपको पीएच। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, मैंने 10 बेस माना, फिर माइनस लगाया, और जितनी पीएच वैल्यू मेरे को दे रखी थी, पीएच वैल्यू कितनी दे रखी, 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू पावर माइनस 3, 10 रेज टू पावर माइनस 3। अब यहाँ पे भी मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोलिए हाइड्रोजन एक्वस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 बेस मान लीजिए, माइनस लगा दीजिए, और पीएच को लिख दीजिए। जो पीएच कितनी दे रखी थी, 5, तो ये हो जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर होगा कि पीएच से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे मेजर होती है, कि बस 10 को बेस मान के माइनस पीएच को पावर बना दीजिए, ये हो जाएगा अपना पीएच वैल्यूज। पीएच वैल्यू से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। आई होप आपको क्लियर है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं 11th की, तो मैं 10th में पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो बोलिए फ़ायदा है जी। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ऐसे ही आपका बहुत अच्छा बेनिफिट मैं आपको कराऊंगा। आपका जो बेस है केमिस्ट्री का वो बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा +1 के अंदर, और फिर +1 के अंदर भी हो सकता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि मेरी 12th की वीडियोज़ भी यूट्यूब के ऊपर आ रही हैं, और हो सकता है आगे मैं 11th की भी स्टार्ट कर दूँ। तो आप 10th का बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद हम 11th को पढ़ते हैं, 12th को पढ़ते हैं, फिर बीएससी, एमएससी एक्सेट्रा। तो चलिए नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया है, वेरी गुड। तो चलिए कुछ होमवर्क भी मैं आपको दे देता हूँ इससे। बेटा आपको बताना है कि पीएच वैल्यू 10 है, पीएच वैल्यू 11 है और पीएच वैल्यू 12 है, ठीक है। इनके लिए आपको कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन एक्वस आयन की कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट मींस क्या, देखिए इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही ना पता हो, तो मैंने बता दिया ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव एक्वस आयन की कंसंट्रेशन इन पीएच वैल्यूज पे क्या है, 10 पे क्या है, 11 पे क्या है, 12 कैसे निकालना, आपको ये होमवर्क करना है और कमेंट करके आंसर बता देना है। तो चलिए नोट कीजिए। वेरी गुड, मैं इरेज कर रहा हूं। तो पीएच वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया। पीएच वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं, बाय पीएच स्केल। पीएच वैल्यू इज मेजर्ड ऑन पीएच स्केल। अब पीएच स्केल के ऊपर हम क्या वैल्यू मेजर करते हैं, तो चलिए पहले पीएच स्केल को ही मैं बता देता हूं। तो देखिए अब ये जो पीएच का मीनिंग क्या है मैंने आपको बताया। तो जो पीएच को मेजर कैसे करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि पीएच वैल्यू is measured on a scale called pH scale, तो pH वैल्यू को मेजर करने के लिए एक स्केल हमने बनाया। क्या मैंने बनाया, बिल्कुल नहीं, सोरेनसन साइंटिस्ट थे 1909 के अंदर, उन्होंने pH वैल्यू को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया, उसको हम बोलते हैं pH स्केल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH स्केल, तो आप बोलोगे कि pH का मीनिंग होता है एक स्केल है। pH स्केल क्या है, कि स्केल है, और जो स्केल है वो क्या है, pH वैल्यू मेजर्ड ऑन स्केल कॉल्ड pH स्केल। तो ऐसा स्केल जिसके ऊपर एसिड बेस साल्ट की pH वैल्यू को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं pH स्केल। अच्छा, जो pH स्केल वो किसने इन्वेंट किया था, किसने बताया था,
सोरेंसन इन 1909 बाय सोरेंसन। तो सोरेंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 के अंदर पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया। जैसे आप लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर स्केल आपने बना रखे हैं, ऐसे ही पीएच को भी मेजर करना था, तो उसके लिए एक स्केल बनाया गया जिसको बोला गया पीएच स्केल। और जो किसने बनाया? सोरेंसन ने 1909। अब ये पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं हम, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। ओके, नोट हो गया है, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल क्या है? तो जो पीएच स्केल है वो पीएच वैल्यू को कहां से कहां मेजर करता है कि जो पीएच वैल्यू है पीएच स्केल के ऊपर पीएच स्केल it is marked from 0 to 14। तो जो पीएच स्केल के ऊपर मार्किंग होती है वो कहां से कहां होती है? 0 to 14। 0 to 14। तो 0 to 14 मार्किंग होती है अपने पीएच स्केल के ऊपर। और मैं बना के दिखा देता हूं कि जैसे ये है अपना पीएच स्केल यहां से यहां तक। तो ये जो पहली इस पे रीडिंग होती है वो 0 होती है, लास्ट वाली जो मार्किंग होती है मैक्सिमम मार्किंग क्या है? 14। ठीक है, इसको अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 9 10 11 12 13 14। देखिए अब जो मार्किंग है थोड़ी सी अनइक्वल हो गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब सही है। ठीक है, मीन्स ये जो मार्किंग्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो सिमिलर होना चाहिए। अब भी सिमिलर तो नहीं है बट मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो मार्किंग कहाँ से कहाँ होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ होती हैं? 0 से 14। अब 7 जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करता है साल्ट को या फिर रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल को। ठीक है, और 0 से 7 यहां से 0 से 7 यहां होते हैं एसिड्स, यहां होते हैं एसिड्स। तो 0 से अगर 7 तक वैल्यू आती है, 7 से मतलब कम रहती है, तो वो पीएच वैल्यू किसकी होती है? एसिड्स की। और अगर पीएच वैल्यू आती है 7 to 14, अगर पीएच वैल्यू आती है 7 to 14 तो वो क्या होते हैं? बेस। वो क्या होते हैं? बेस। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में अगर वैल्यू आती है पीएच की तो एसिड है। 7 से 14 तक अगर वैल्यूज आती हैं तो क्या है? बेस। बोलिए क्लियर है? वेरी गुड। अब जो इधर जाते हैं, देखिए अगर यहां से इधर जाते हैं हम, राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, इधर लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं, तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है पीएच स्केल पे। बेसिक करैक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम आते हैं, यहां से राइट से लेफ्ट आते हैं, तो यहां पे एसिडिक करैक्टर इंक्रीज। एसिडिक करैक्टर इंक्रीज। बोलिए सही है? अगर पीएच स्केल पे राइट से
लेफ्ट चला जाए तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक, तो मीन्स इधर साइड एसिड होंगे, और इधर से इधर जाया जाए तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक, मीन्स राइट हैंड साइड में बेसिक्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एसिड होते हैं। 7 अगर वैल्यू आती है पीएच की तो क्या होगा, साल्ट न्यूट्रल, ना एसिड होगा ना बेस होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है 3.5, ये जो रीडिंग है ये है 3.5, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 3.5। तो यहाँ से यहाँ तक ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं थोड़ी सी देर में हम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहाँ से 3.5 से 7 तक, यहाँ तक, यहाँ इसके बीच में अगर वैल्यू आती है तो कौन से एसिड होते हैं, ये होते हैं वीक एसिड्स। यहाँ पे होते हैं वीक एसिड्स, ओके। उसके बाद ये वैल्यू हमने मान ली 10.5, ये जो वैल्यू है अपनी ये हमने मान ली 10.5, ठीक है। तो ये वैल्यू 10.5, तो यहाँ से अगर यहाँ तक वैल्यू आती है पीएच की तो वो होंगे वीक बेस, तो वो होंगे वीक बेस, ओके। और 14 तक, अब यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू आती है तो यहाँ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ तक वैल्यू जो अगर आती हैं तो वो होती हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये है अपना कंप्लीट पीएच स्केल कि पीएच स्केल मार्क्ड फ्रॉम 0 to 14, 0 to 7 आर एसिड्स, at 7 साल्ट और न्यूट्रल, 7 to 14 आर बेस। अब 0 to 3.5 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 3.5 to 7 आर वीक एसिड्स, एंड 7 to 10.5 आर वीक बेस, 10.5 to 14 आर स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए एक और दो चीज़ें और मैं लिख देता हूँ नोट करके कि pH value is inversely proportional, pH value is inversely proportional to concentration, स्क्वायर ब्रैकेट concentration किसकी, H पॉजिटिव एक्वस आयन की, H पॉजिटिव एक्वस आयन। बोलिए क्लियर है कि अगर देखिए अगर pH वैल्यू बढ़ती है, pH वैल्यू बढ़ती है तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम। तो pH वैल्यू बढ़ेगी तो H पॉजिटिव एक्वस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो घटेगी। अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH डिक्रीज होगी। ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब कैसे है, एग्जांपल से आप इसको देख सकते हैं। देखिए अगर मैं लिखता हूं pH इज 3 तो यहाँ पे H पॉजिटिव एक्वस आयन की जो कंसंट्रेशन वो कितनी आएगी, 10⁻³ मैं लिखता हूँ pH लिखता हूँ मैं 10। तो अब यहाँ पे H पॉजिटिव एक्वस आयन की जो कंसंट्रेशन वो कितनी आएगी, 10⁻10। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, आप कहोगे सर 10⁻10 है ना, यहाँ पे पावर -10, यहाँ पे पावर 10 है तो ये बड़ी है। नहीं, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो pH छोटी थी तो इसकी कंसंट्रेशन आई ज़्यादा, pH बड़ी थी तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई कम। देयरफॉर pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव एक्वस आयन कंसंट्रेशन। मींस H पॉजिटिव एक्वस आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो pH कम, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन घटती है तो pH ज़्यादा। क्लियर है। तो pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस मींस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस को मेजर करना ही क्या है, pH को मेजर करना। ठीक है, तो pH किससे मेजर करते हैं, pH स्केल से। कहां से कहां मार्किंग होती है, 0 to 14 एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, अब काफी बार मैं चीजें आपको बता चुका हूं तो इसलिए अब मैं आगे और इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आई होप pH स्केल किसने बनाया था, कब बनाया, क्या यूज है, किस तरह से यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको अच्छे तरीके से काफी स्लोली आपको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको क्लियर है। तो अब मैं कुछ से होमवर्क आपको दे देता हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो नोट हो गया है, वेरी गुड। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो अब pH स्केल पढ़ लिया आपने क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ pH स्केल, कि pH स्केल तो pH को मेजर करने के लिए यूज होता है। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ pH,
पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करना। ओके, तो अब हमारी क्लास से इसका क्या रिलेशन है या प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रिलेशन है? तो देखिए मैं आपको होमवर्क देता हूं कि pH 4 है, pH 5 है, pH 0 है, pH 14 है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है एंड नेचर कैलकुलेट करना है कि नेचर एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, ठीक है। तो नेचर कैलकुलेट करना सभी के अंदर आपको ये बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सबसे वीक एसिड है, ठीक है। तो इनमें से आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, कि आपको ये जो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, नॉट बेसिक, एसिडिक करेक्टर, ठीक है। कैसे मीन्स, पहले आप उसको रखिएगा जो सबसे कम एसिडिक है, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक। तो आप सभी को कैलकुलेट करना है, ये भी कैटेगराइज करना है आपको कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है फिर वीक एसिड है, ओके, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है फिर वीक बेस है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। और साथ में इनको एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो आई होप ये वीडियो है जो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा हमने इसके अंदर किया तो, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड साथ में आपने पढ़ा है व्हाट इज पीएच वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच वैल्यू, व्हाट इज पीएच स्केल, हाउ इट इज यूज्ड टू मेजर पीएच वैल्यू ऑफ एसिड बेस और साल्ट, and how by the pH value we can decide whether a substance is acid or base, ठीक है। तो सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इनके बेसिस पे अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है तो आप इनके आंसर दे पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और देखिए हेजिटेट मत किया करें आपको अगर आंसर मिलता है, अगर आंसर नहीं मिलता है, बस आपको आंसर लिखना है कमेंट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर लिखना है, ठीक है। रॉन्ग है या राइट है उसको छोड़ दीजिए, आप अपने अंदर से हेजिटेशन को दूर कीजिए, क्योंकि हेजिटेशन हमारी सबसे बड़ी एनिमी होती है, हमारे को लाइफ के अंदर सक्सेस होने से रोकती है। हेजिटेशन बहुत ही बड़ा हमारा जो नुकसान करती है ये हेजिटेशन। तो हेजिटेशन को रिमूव कीजिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको इन सभी का आंसर कमेंट के अंदर लिखना है, आंसर सही है या फिर आंसर गलत है उसकी वरी आप मत कीजिए। तो आपको बस लिखना है कि इनका आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ एसिड की, जो आपने लोअर क्लासेस के अंदर नई स्टडी की हैं। तो तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।